ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग मैकेनिकल वेव्स को देखे थे, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि ये कहते किसको है ना। तो ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी तरंगों को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो तरंगे होती हैं वो कणों के रूप में या फोटान एनर्जी के रूप में या एच म्यू के रूप में ट्रेवल करती। तो इस प्रकार की तरंगों को हम बिंदु चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इन तरंगों की विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो हमारे लिए लाभदायक होती है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो हमारे लिए लाभदायक उतना महत्वपूर्ण रूप से नहीं होती है। अब ये जो तरंगे हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है? क्वेश्चंस बहुत आता है, क्वेश्चन इसका बहुत आता है। देखिए, जैसे ये सपोज करिए गामा किरण, गामा रेज है। क्वेश्चन आपसे आएगा खोजकर्ता कौन है, बेकुरत, कई बार ये क्वेश्चन आया। तो आपको इसका मतलब क्या है कि खोजकर्ता को रट लीजिए। जो तरंग दैर्ध्य का परिसर है इस पर जल्दी क्वेश्चंस नहीं बनता है, इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं। एक आध जगह जहां जरूरत होगी बता देंगे, वहां पर देख लेंगे। फिर इसका उपयोग पे, तो सबसे अधिक जो होगा वो उपयोग पे क्वेश्चन होगा। अब ये जो उपयोग पर क्वेश्चन होगा उसको आपको समझना है, रटना नहीं। जैसे बात हो रही गामा किरण की, तो एक पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ई बराबर एच म्यू या ई रेसिप्रोकल लैम्डा ना। इसका मतलब क्या है? जिसका तरंग दैर्ध्य का परिसर कम होगा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य का परिसर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी लेवल कम होगी। अब थोड़ा इसको यहां से रिलेट करिए। जो गामा किरण है इसका वेवलेंथ -14 और -10 के परिसर का है, रेंज का है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लैम्डा है वो मिनिमम है, और अगर लैम्डा इसका मिनिमम है तो एनर्जी लेवल यहाँ पे क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई ना। देखिए क्या बोल रहा है, तरंग दैर्ध्य का परिसर कम होता है इसीलिए ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है ना। ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी, और जिसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी उसमें पेंट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होगा, यानी वेदन की क्षमता भी ज्यादा होगी। और वो लोहा का चादर हो चाहे मोटा चादर हो उसको कर पाएगा। तो यानी गामा किरण की मुख्य प्रॉपर्टी क्या होगी? गामा किरण का वेवलेंथ कम होता है, इसके कारण इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, और एनर्जी लेवल ज्यादा होने के कारण से इसकी पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। तो पूछेगा कौन सी तरंग ऐसी है या कौन सी किरण ऐसी है जिसका पेंट्रेटिंग पावर बहुत सबसे अधिक होता है या अधिक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। तो गामा किरणों का पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, और अगर एनर्जी लेवल की बात पूछी तो एनर्जी लेवल उसका कम होगा। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपका खोज पर, तो खोज किसने किया? बेकुरल ने। उपयोग क्या है? मुख्य रूप से ये ऊर्जा, जहां भी ऊर्जा अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो तरंगे हैं इस रूप में महत्वपूर्ण रूप से काम करती हैं, ऊर्जा की तरंग के रूप में। दूसरी किरण जो है जिसको आपको देखना है वो है एक्स किरण। एक्स किरण की खोज रोंटेजन ने करी। परिसर इसका -10 to -8 ना। इसका पहला मुख्य उपयोग क्या है कि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, कैंसर कोशिकाओं को इसी के माध्यम से नष्ट किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि शल्य चिकित्सा में मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ऑपरेशन वगैरह करने में, कोशिकाओं को जलाने में। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कैंसर की सेल होती हैं इन कैंसर कोशिकाओं की सेल को जलाने में या इन कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने में एक्स किरण की महत्वपूर्ण रूप से भूमिका मानी जाती है। उसके बाद जो अगली किरण है वो अल्ट्रावायलेट है।
पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। साक्षी याद आ रहा है? कौन सा विटामिन अल्ट्रावायलेट के निगेटिव प्रभाव से हमको बचाएगी? सर ई। ई। विटामिन ई। अनिल, कौन सा विटामिन बचाएगी हमको? हाँ सर, ई सर। हाँ, ई। मतलब इतना याद हो गया ना? जी सर। कि अल्ट्रावायलेट की निगेटिव इफेक्ट से बचाने का काम कौन करता है? विटामिन ई करती है। ठीक है, चलिए। अब ये जो यूवी रेज है, खोज किसने किया? रिटर ने। परिसर इसका थोड़ा कम हो गया, 10⁻⁸ से 10⁻⁷। ये इसका रेंज हो गया, यानी रेंज हो गया। इसका इंपॉर्टेंस देखिए, इंपॉर्टेंस इसका बहुत ढेर सारा है। इसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। और खाद्य पदार्थ को कैसे सुरक्षित रखते हैं? इसका मतलब बैक्टीरिया को समाप्त करता है। ये दोनों चीजें एक ही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता भी लगाते हैं। अदृश्य लेखन, इनविजुअल लेखन का भी प्रयोग करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं, और शरीर की सिकाई करने। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन खूब आता है आपका, कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के तरंगों में पराबैंगनी किरणों का जो प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो अगला है, ये आपका विजुअल वेव्स। ये दृश्य किरण, ये जो दृश्य किरण है, इसकी खोज न्यूटन ने करी थी। अब ये इस स्रोत को पहली बार हमारी आंख जो है नेकेड आई ग्रहण करेगी, तो इसीलिए इसका कभी कभी रेंज भी पूछ लेता है। 3.9, 7.8, 10⁻⁷। अगर ऐसे कर दिया जाए तो 19 दूना क्या होगा? 78। 3.9 ये दुगुना है। जैसे सूर्य है, तारा है, विद्युत बल्ब का रेंज जो होता है वो यही होता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये विजुअल रेंज है। विजुअल रेंज का कभी कभी वेवलेंथ भी पूछ लेता है। अब अगला अवरक्त किरण, इंफ्रारेड। खोज हर्शेल ने किया। खोज यहाँ पे विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया। ये जो किरण होती है, इसका मुख्य उपयोग क्या है कि इसमें क्या होती है? चमक विशेष रूप में होती है। और चमक विशेष रूप में होती है इसीलिए, जैसे कोहरा हो, धुंध हो ना, खासकर हवाई जहाज जहाँ पे उतर रहा हो इस रूप में हो ना, विशेष प्रकार की फोटोग्राफी हो, इन सब में इसका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग इस चमक के कारण ही किया जाता है। आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल हो, रिमोट सेंसिंग हो, कार का पेंट सुखाने में हो ना, पौधों को एनर्जी देने में हो, ये सब महत्वपूर्ण रूप से भूमिका जो होगी वो इंफ्रारेड की होगी। तो इंफ्रारेड की भूमिका इन विभिन्न कारणों से मानी जाती है। अब देखिए हम पॉजिटिव में पहुंचने लगे। अभी तक निगेटिव वेवलेंथ था, पहली बार पॉजिटिव वेवलेंथ आया 10⁻³ से 1 मीटर रेडियो तरंग। इसकी खोज हर्ट्ज ने करी। इसका प्रयोग भी रेडियो टीवी के कार्यक्रम के संचालन में, माइक्रोवेव जो खाना वगैरह गर्म करने के लिए आता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और जो लॉन्ग वेव होती है इसकी खोज मार्कनी ने की। ये इसका रेंज देखिए पॉजिटिव में। इसका भी मुख्य रूप से जैसे वायरलेस सेट वगैरह होता है, इसी का मुख्य रूप से उपयोग जो है किया जाता है। तो इसमें जो है तरंगे जो होती हैं, तरंगे और तरंगों का जो खोजकर्ता और तरंगों का मुख्य काम, ये आपसे क्वेश्चंस के रूप में खूब आता रहता है। तरंगों का एक काम तो मुख्य रूप से आता रहता है। तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ कि कौन सा काम है, किसका काम है, और कौन सी किरण कौन सी काम करती है, खोजकर्ता कौन है। यानी थोड़ा फैक्ट है, थोड़ा सा समझने की प्रक्रिया। तो फैक्ट और समझने की प्रक्रिया दोनों जो है आप इसको जो है ये देख सकते हैं। फैक्चुअल भी उसमें मिल जाएगा आपको और कॉन्सेप्चुअल भी मिल जाएगा। जिन लोगों का नोट्स होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर वीडियो से हम अपलोड कर देंगे, तुरंत नोट कर लीजिएगा। चलिए मनीष, ध्वनि तरंग को किस में रखा जाए? यांत्रिक तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में?
क्या सर? ध्वनि तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग? यांत्रिक तरंग है सर। यांत्रिक में अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ? सर इंग्लिश में अनुदैर्ध्य। बताइए। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स? सर लॉन्गिट्यूडनल है। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, इसका मतलब कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो मूल रूप से यांत्रिक तरंग होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स हैं वो मेनली मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स में भी कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल यानी हिंदी वालों को क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य। तो जो लोग नोट्स निकलवाए वो भी, नहीं निकलवाए वो भी लिख लीजिए इसको, फिर बाद में अपना नोट कर लीजिएगा। लिखिए, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे मूल रूप से अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। अर्थात तीनों माध्यमों में वे संचरण कर पाती हैं। परंतु माध्यम के अभाव में माध्यम के अभाव में माध्यम के अभाव में इनका चलना संभव नहीं हो पाता है। चलना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि चंद्रमा पर दो लोगों के बीच बातचीत संभव नहीं हो पाती। क्योंकि, ब्रैकेट में बस लिखिए, क्योंकि क्योंकि इनके लिए माध्यम आवश्यक होता है। बात वही हुआ घुमा फिरा के। सर चंद्रमा पर माध्यम नहीं होता है। वायुमंडल होता है। नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होगा तो माध्यम कैसे हो? यस। क्यों नहीं होता है अमरजीत? क्यों नहीं होता है? क्या सर? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? सर ये हो सकता है कि सर वहाँ पे मतलब पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम ये नहीं हो करता है। सकता क्या है? उसको स्पष्ट बताओ। हो सकता है कौन सी राजनीतिक पार्टी का पार्ट चल रही है? ऐसे सर कंफर्म साइंस के अनुसार बताओ। साइंस के अनुसार बताइए। कौन कौन बता देगा, बताइए।
कौन कौन बता देगा? मनीष। और छोटा सा क्वेश्चन के लिए इतना कम हाथ उठेगा? पीयूष। साक्षी बताओ तो साक्षी। सर वो गैसों का वायुमंडलीय दाब के कारण कम होता है। नहीं, उत्तर सही नहीं जा रहा अभी। मनीष बताइए जल्दी सर से। मतलब उनका पलायन। मनीष बताइए। मनीष सही था सर, वही है। क्या? पलायन वेग वहाँ थोड़ा सा कम होता है सर, हाँ 2.4 के करीब होता है सर, किलोमीटर पर हाँ, सेकेंड। थोड़ा सा क्या कम होता है, जैसे वहां पर और यहाँ पलायन वेग सर काफी कम अर्थ पे होता है। 5 होता है ना, 5.6 कुछ होता है। कहाँ पे? अर्थ पे सर, अर्थ मतलब अर्थ जो नॉर्मेंट होता है वो 5 अर्थ का जो इन्वायरमेंट का होता है उसमें एस्केप वेलोसिटी लगभग 11.2 किलोमीटर पर 11.2 सेकंड होती है, मतलब यहाँ और यहाँ पर जो गैसों की गति है वो लगभग 5 के आसपास होती है। है ना। वहां पर क्या होता है कि पलायन वेग औसतन कम है ना, 2.4 है, और गैसों की गति यस लगभग 5 से 6 के बीच। यानी एक लाइन में उत्तर प्रश्न का क्या था कि पलायन वेग क्योंकि वहां पर कम है, पलायन कम वेग के होती है, कम यस सर होने के यही कारण से गैसों की वहां पर उस उपस्थिति जो है वो नहीं होती। नहीं, तो गैसों की जब यस सर उपस्थिति नहीं होगी तो भाई सीधी सी बात है, गैसों की उपस्थिति से ही तो वायुमंडल बनना है, और गैसों की यस उपस्थिति नहीं होगी तो इसका मतलब वायुमंडल वहां पर नहीं नहीं है। बनेगा। अब देखिए ये ध्वनि का परिसर, रेंज ऑफ साउंड। तो जो रेंज ऑफ साउंड होता है उसको 3 वर्गों में बांटा जाता है ना। श्रव्य तरंग, ऑडिएबल। श्रव्य तरंग ऑडिएबल का मतलब कि जिसको हम आराम से सुन सकते हैं ना। तो किस तरंग को हम आवाज आराम से सुन सकते हैं? तो 20 से लेकर के और 20 हर्ट्ज से लेकर के वो 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों पर संवेदना को ग्रहण करती है। यानी कोई आदमी बोलेगा, अब 20 हर्ट्ज से अगर नीचे होगा तो हमारा सामान्य रूप से सुना जाना संभव नहीं है, और 20,000 से ऊपर होगा तो भी हमारा सुनना संभव नहीं होगा। अब दो कंडीशन हो सकती है कि ऐसी तरंग हो जो 20 हर्ट्ज से नीचे हो, जो ऐसी हो जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो। जो श्रव्य तरंग 20 से 20,000 के बीच में ऑडिएबल हो गए, जो 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम हो ना, तो इसको हम बोलते हैं कि इंफ्रासोनिक है। ये इंफ्रासोनिक है। तो इसका मतलब कि जो अवश्रव्य तरंग हो गया, मनुष्य उसकी ध्वनि का श्रवण नहीं कर सकता है। जैसे हृदय की धड़कन, भूकंप की तरंगें, इन सब का भौतिक विज्ञान के अनुसार चूंकि लेस देन 20 हर्ट्ज होता है तो हम सुनने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और पराश्रव्य का मतलब क्या हो गया कि ऐसी तरंगें जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, इनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? उनको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो इस तरंग को भी हम नहीं सुन पाते हैं। हाँ, बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, इन सब के कान में इन सब के प्रति ध्वनि संवेदना होती है। तो इसका मतलब ध्वनि के रेंज को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, श्रव्य परिसर, जिसे सुना जा सके, जिसे मानव का कान स्पंदन ग्रहण करता है। जिसमें मानव का कान स्पंदन नहीं ग्रहण करता लेकिन 20 से नीचे है तो उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और अगर 20,000 से ऊपर होगा तो इसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो इसी को ध्वनि का परिसर कहा जाता है। ध्वनि का परिसर, श्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, पराश्रव्य, इन दोनों के बीच का रेंज ये है, इससे नीचे वाला ये है, इससे ऊपर वाला ये, इसको पराश्रव्य बोलते हैं। इसी तरह से इसको बना लीजिए, जो लोग नोट्स लिए होंगे बस इसको ऐसे लिख लीजिए
और जो नोट्स नहीं लिए लिख लीजिए, नहीं तो फिर बना लीजिएगा बाद में। सर बोलिए, हो सकता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं, फिर से बोलिए। हाँ वही बोल रहे हैं कि सर अगर 20,000 हर्ट्ज की यदि ध्वनि तरंगे हैं तो मतलब उसको कान सुन सकता है। हाँ, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की कान की ध्वनि की स्पंदन होती है। सर उससे 20 ज्यादा से हो जाए, लेकर के 20,000। हाँ 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। यस सर। 20,000 20,000, 20,000 के ऊपर वाला आप नहीं सुन पाएंगे, उसको पराश्रव्य यस सर। बोलते हैं, उसको हम्म। अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अब 20 से नीचे वाला भी यस नहीं सर। सुन सकते हैं। तो जैसे पूछेगा कि हृदय की धड़कन किस प्रकार की तरंग है, तो क्या बताएंगे? और श्रव्य। अवश्रव्य तरंग है। भूकंप की तरंग है, यस सर। अवश्रव्य तरंग है। इन सबको हम सुना जाना संभव नहीं, और 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर नहीं है। जो हमारा परिसर है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में। लिखिए, पराश्रव्य तरंगों की उपयोगिता। अल्ट्रासोनिक की उपयोगिता। पहला, महंगे कपड़ों की धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। महंगे कपड़ों की धुलाई में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, हानिकारक जीवाणुओं को मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। हानिकारक जीवाणुओं को मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार और बोल दीजिए। मस्तिष्क मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, सोनार। सोनार का पूरा नाम क्या हुआ? साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। समुद्र में डूबी हुई वस्तुएं, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का इसी के माध्यम से पता लगाया जाता है। जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है।
इसी के माध्यम से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। अब लिखिए ध्वनि की चाल। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ध्वनि की चाल, तो ध्वनि मुख्य रूप से मैकेनिकल वेव्स है, और अगर ध्वनि मैकेनिकल वेव्स है इसका मतलब क्या है कि इसके मैकेनिकल वेव्स होने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये माध्यम पर निर्भर करेगा क्योंकि मैकेनिकल वेव्स है। अब ये माध्यम जो है सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो इस पर निर्भर करेगा। तो अगर हम इस माध्यम की बात करें तो सबसे अधिक स्पीड किस मीडियम में होगी, सॉलिड में होगी कि लिक्विड में होगी कि गैसियस में होगी? सॉलिड सॉलिड में होगी। सॉलिड। इसका मतलब अगर हम ये कह दें तो सही है ना। तो ध्वनि की चाल में एक लाइन लिखे कि ध्वनि यांत्रिक तरंग है, अतः माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम पर निर्भर करती है। ठोसों में इसकी चाल सबसे अधिक होती है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, वेलोसिटी ना, यहाँ पे ई क्या है, प्रत्यास्थता, डी क्या है, घनत्व है। ये वेलोसिटी जो होगी मुख्य रूप से प्रत्यास्थता पर ये निर्भर करेगी। सॉलिड की प्रत्यास्थता बहुत अधिक है, तो सबसे अधिक चाल किसकी होगी, ठोसों में चाल अधिक होगी। ठोसों में चाल अधिक होती है तो जैसे कभी कोई पूछ लेगा तो ऐसे उसको ध्यान रखना है। ए से क्या हो गया,
एल्यूमिनियम, एन से निकिल, और ये स्टील। अगर धातुओं में देखा जाए तो सबसे अधिक चाल किसकी हो गई, कहां पर, एल्यूमिनियम की। दूसरी क्या हो गई, निकिल की। तीसरा स्टील। वहीं पे धातुओं में ध्वनि की चाल, धातुओं में ध्वनि की चाल, एल्यूमिनियम, निकिल और स्टील, 1 2 3। सर एल्युमिनियम, निकिल और स्टील। लिखिए, बाद में ध्वनि की चाल को लाप्लास के द्वारा संशोधन किया गया। लाप्लास, लाप्लास के द्वारा संशोधन किया गया और इसे दाब से संबंधित किया गया। दाब, V बराबर लैम्डा गुणित P/D। माध्यम में परिवर्तन के साथ, माध्यम में परिवर्तन के साथ ध्वनि की चाल, तरंग दैर्ध्य आदि में परिवर्तन हो जाता है, आदि में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है परंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला आइए, ध्वनि पर आर्द्रता का प्रभाव, ह्यूमिडिटी का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ध्वनि पर आर्द्रता के प्रभाव को दो रूपों में देखा जा सकता है। आर्द्रता के प्रभाव को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल, ऐसे दो भागों में बांट के लिखिएगा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, इनके पास कॉपी है उसी में लिख लीजिएगा। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।
यही कारण है कि बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में रेलगाड़ी के इंजन की आवाज अधिक दूर तक सिखाई देती है। शुष्क वायु में आइए, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कम हो जाती है। इसका दोनों का मुख्य कारण क्या होगा? डेंसिटी और वेलोसिटी, और डेंसिटी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। जहां डेंसिटी कम होगी वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर वेलोसिटी कम होगी। तो ध्वनि पर इसी तरह से ताप का भी प्रभाव पड़ेगा, आर्द्रता का प्रभाव पड़ेगा। ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को जो है वो ध्वनि जो है वो प्रभावित करती है। ध्वनि की विशेषताएं, चलिए पहला विशेषता इंटेंसिटी, तीव्रता। अब देखिए इंटेंसिटी किसको बोलेंगे? इंटेंसिटी और सिंपल वर्ड अगर यूज करें तो ये लाउडनेस ही इंटेंसिटी, यानी ऊंचा होना स्वर या नीचा होना। यहाँ ऊंचा नीचा का मतलब क्या होना कि यानी कोई चीज, किसी की बोली जो होगी वो प्रबल होगी, तीव्र होगी, और या तो किसी की धीमी होगी या मंद होगी। तो जो इंटेंसिटी है वो आपके लाउडनेस की माप है। इसको मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल में इसकी माप होती है। मनीष ये बताओ कि जैसे कि मेल हैं और फीमेल हैं, ध्यान से बताना। अब ये बताओ कि इंटेंसिटी के स्तर पर दोनों का क्या रिलेशन होगा? मेल की ज्यादा होती है, फीमेल की ज्यादा होती है, मेल की कम होती है, फीमेल की कम होती है, या दोनों का क्या होता है? ये इक्वल होता है। इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, दोनों का इक्वल होता है, क्या होगा? इंटेंसिटी के स्तर पर मेल फीमेल में क्या अंतर होगा? क्या होगा रिलेशन?
मनीष कुमारन, मनीष आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ सर। क्या होगा सर जो फीमेल रहेगा सर उसका डेसिबल थोड़ा सा लो रहेगा सर। डेंसिटी की इंटेंसिटी? इंटेंसिटी बोल रहे हैं सर, डेसिबल। हाँ मतलब वही ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी या डेसिबल, तो जो फीमेल होगी उसकी थोड़ी क्या होगी? मतलब कम रहेगा। कम रहेगा। और यहाँ पर पुरुष का थोड़ा ज्यादा रहेगा ना? ज्यादा रहेगा। क्या राजकुमार, इनकी बात से आप सहमत हैं? जी सर। जी सर। और कोई? मनीष तो कहीं गायब ही हो गया लड़का ये। अमरजीत सर क्या होगा? सर ये जो होगा मतलब जो जो मतलब फीमेल होगा उसकी फीमेल सर होगा नहीं, फीमेल होगी। हाँ होगी, उसके सर इंसेंट मतलब उसकी तीव्रता। तीव्रता जो हो, हाँ तीव्रता ज्यादा होगी, क्योंकि पर सेकंड जो उसका वोकल कार्ड है ना, उसका कंपन की संख्या अधिक होती है जेंट्स की अपेक्षा। हाँ जेंट्स की अपेक्षा। तो ये नहीं कह रहे हैं। तो हाँ जो महिला होती है उसका पिच अधिक होता है कि इंटेंसिटी अधिक होती है? सर तारत्व अधिक होता है कि तीव्रता अधिक होती है? हम जानते हैं तुम लोग से इसीलिए पूछ रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन का तुम लोग आंसर दिमाग में सेट करके रख रहे हो, ये नहीं जान रहे हो कि पूछा क्या जाए। हम इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, पिच तो पूछ नहीं रहे, तारत्व तो पूछ नहीं रहे, हम तो तीव्रता पूछ रहे हैं ना, इंटेंसिटी पूछ रहे हैं। आवाज का ऊंचा होना, आवाज का धीमा होना। तो आवाज का ऊंचा होना, आवाज का धीमा होना, ये पुरुष महिला पे थोड़ा निर्भर करता है। पुरुष की आवाज भी ऊंची हो सकती है, महिला की आवाज भी ऊंची हो सकती है। सचिन तेंदुलकर की आवाज आप लोगों ने सुनी है? लगभग सब लोगों ने सुनी है ना? तो उनकी आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा है कि कम है? क्यों? सर ये तो किस पर निर्भर करेगा ना? है क्या? सर ये तो पिच पर निर्भर करेगा ना? पिच पर, तो पर ये पहले बोलो कि आवाज पिच पर तारत्व या पिच न होगा, ऊंचा होना या धीमा होना, ये किस पर निर्भर करेगा? वो तो इंटेंसिटी पे निर्भर करेगा ना। तो इसमें कहाँ से स्त्री पुरुष का अंतर आ जाएगा? कुछ स्त्रियों की आवाज भी बहुत दमदार होती है, कुछ पुरुषों की आवाज भी बहुत दबी होती है। तो इंटेंसिटी के आधार पे पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। अंतर आएगा वो पिच के आधार पर होगा। जो लाउडनेस है, यानी कि तेज बोलना या धीमा बोलना, ये पुरुष स्त्री पर निर्भर नहीं करता है। इसकी निर्भरता पुरुष और स्त्री पर नहीं होगी। पुरुष स्त्री दोनों का इंटेंसिटी मान सेम होता है, यानी ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। जब पिच आएगा तब ना। ये जो डेसिबल होता है ना, डेसिबल जो होता है ये कान पर हमारे संवेदना उत्पन्न करेगा। माना जाता है कि कुछ कुछ आंकड़ों में 60 और अधिकतम 80, इतना डेसिबल आपका कान बिना किसी नुकसान के सहन कर पाता है। इसको शोर की सहनीय सीमा कहते हैं। और इससे ज्यादा होगा तो वो कान को आपको नुकसान करता है। शोर की सहनीय सीमा जो है वो मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है 60 डेसिबल और मैक्सिमम जो है 80 डेसिबल तक है। इससे ज्यादा फिर कान पर आपको नुकसान करेगा। बाकी अगर स्रोत की दृष्टि से देखा जाए तो जो फुसफुसाते हैं आप 15 से 20 डेसिबल, तेजी से बोलते हैं 40 से 60, गुस्से से बोलते हैं 60 से 80, ट्रक मोटरसाइकिल 90 से 95, कारखाने का स्रोत 100 से 105, जेट विमान 140 से 50, रॉकेट इंजन 160 से 70, सायरन की आवाज 190, 200। ये सब कभी कभी पूछ लेगा, इसमें 3-4 दे के पूछ लेगा किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ तारत्व में पुरुष स्त्री पर कोई निर्भरता नहीं करेगी, निर्भरता करेगा किस पर? पिच पर जा करके। तो थोड़ा सा पहले लिखिए तीव्रता।
तीव्रता, यह प्रबलता या धीमेपन की माप है। प्रबलता या धीमेपन की माप है। प्रबलता या धीमेपन की माप है। धीमेपन की माप है जो कि कंपन की मात्रा पर निर्भर करती है। इसे डेसिबल के रूप में मापा जाता है। 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 जिसकी सहनीय सीमा 60 से 80 डेसिबल के बीच होती है। साठ से 80 डेसिबल के बीच होती है। पुरुष और स्त्री के आधार पर इसमें कोई अंतर नहीं होता। अब दूसरी विशेषता ध्वनि की आई तारत्व, पिच। पिच या तारत्व। अब देखिए यहाँ पिच या तारत्व क्या है। तत्व माने विशेषता। तार माने पतला या मोटा। देखिए जो पतला होगा या जो पतली होगी वो क्या होगी, वो तीक्ष्ण होगी या कर्कश होगा। जो मोटा होगा ना, मोटा होगा उसमें मिठास अधिक होगी। ठीक है। तो जब तारत्व अधिक होगा ये स्थिति है, तारत्व कम होगा तो ये स्थिति है। महिलाओं में और बच्चों में ये स्थिति है। पुरुषों में ये स्थिति है। ठीक है, पुरुषों में ये स्थिति है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार किसकी आवाज में मिठास ज्यादा होती है? पुरुषों के। और ये तीक्ष्णता किसमें होगी? महिलाओं की। तो अब समझ में आ रहा है कि ज्यादातर जो रेडियो स्टेशन होते हैं, तो ज्यादातर जो रेडियो स्टेशन होते हैं क्यों महिलाओं से ही एंकरिंग ज्यादा कराई जाती है? क्योंकि उनकी आवाज होगी, तीक्ष्ण होगी, तो कानों तक ज्यादा अच्छे से पहुंचेगी। और जैसे रेलवे स्टेशन पे बोल भी रही हैं कि चौथा वाला प्लेटफॉर्म वाली ट्रेन 5वें नंबर पे आएगी तो हम लोग को सुनाई देगी। अगर पुरुष को देंगे तो मिठास होगा, तो कानों तक उसकी कर्कशपना नहीं पहुंचेगी, तो वो ऐसे बोलेगा 4 वाली ट्रेन 5 वाली पे जाने वाली। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी आवाज में बोलता है जिससे लगता है कि जिसको जाना हो जाओ, नहीं जाना है भाड़ में जाओ ना। इस चीज को हम लोग महसूस भी करते हैं कभी कोई, जैसे महिलाओं की आवाज आती है, उसके बाद फिर पुरुषों की आवाज आती है कि ड्राइवर साहब लूप होल में आइए, ये आइए, वो आइए, खान बहादुर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो भौतिक विज्ञान के नियम के अनुसार महिलाओं और बच्चों में तारतम्य अधिक होता है, और इसी कारण से क्या होगा, उसमें तीक्ष्णता अधिक होती है। और पुरुषों में क्या होगा, तीक्ष्णता कम होगी। यानी महिलाओं की आवाज में पुरुषों की आवाज में जो बेसिक अंतर है, वो अंतर किसके कारण आता है? वो अंतर आता है पिच के कारण, तारतम्य के कारण। महिला पुरुष का जो अंतर है आवाज में, वो जो अंतर है, वो अंतर का मुख्य कारण जो है वो तारतम्य है, ये पिच है। पिच के कारण ही दोनों की आवाज में अंतर आता है, तारतम्य में अंतर आता है, इसी को तारतम्य कहते हैं। तो जो लाउडनेस हो गई वो इंटेंसिटी हो गई, जो मोटापन पतलापन हो गया वो पिच हो गया, और गुणता क्वालिटी ना, गुणता या क्वालिटी। तो गुणता या क्वालिटी किसको कहते हैं? तो पहले ये देखिए गुण किसको कहते हैं। गुण किसको कहते हैं? गुण कहते हैं विशेषताओं। विशेषता किसको कहते हैं? जो एक से दूसरे को अलग करे। जैसे बाल्यावस्था की विशेषता अलग होगी, किशोरावस्था की विशेषता अलग होगी, शैशवावस्था की विशेषता अलग है, बाल्यावस्था के अलग है, किशोरावस्था के अलग है। तो यानी अगर हम विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, या जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चल रही है, तो अब ध्वनि का वह लक्षण जो कंडीशंस क्या है, समान तीव्रता और समान आवृत्तियों की ध्वनियों के बीच अंतर उत्पन्न करती है। तो अब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, उसमें से देखिए ढोलक की थाप आपको अलग से समझ में आ जाती है, हारमोनियम अलग है, बेंजू है अलग है। तो जो अलग अलग आवाज ये आप समझ पाते हैं, उसी इकाई को क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। ये इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में नहीं भी हैं, लेकिन मान लीजिए वहां पे अगर ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, तो आवाज से ही आप पहचान में जाते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग भी आपको पहचानने लगते हैं कि भैया ये तो अमरजीत की आवाज है, ये तो सृष्टि की आवाज है, ये तो अनिल की आवाज है, ये तो राजकुमारी की आवाज है। ये जो बेसिक डिफरेंस हमको समझ में आता है, वो मुख्य रूप से वही जो क्वालिटी होती है, उसी क्वालिटी को हम गुणता कहते हैं। तो ये ध्वनि की जो विशेषता होती है, ये तीनों विशेषता हो गई, तीव्रता, लाउडनेस की माप, तीव्रता, पतलापन, मोटापन का माप, गुणता, विभिन्न ध्वनियों के बीच में उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने वाली जो इकाई होती है, उस इकाई को ही क्या कहते हैं? उसी इकाई को गुणता कहते हैं, उसी को क्वालिटी कहते हैं। इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी, ये तीन विशेषता जो है महत्वपूर्ण रूप से ये मानी जाती है किसकी? ये ध्वनि की विशेषता जो है मानी जाती है। ध्वनि की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है
उसको बोलते हैं परावर्तन की क्षमता। परावर्तन की क्षमता न? जैसे जो सिनेमा होता है उस सिनेमा को साईफाई कहते हैं। साक्षी, सिनेमा को साईफाई क्यों कहते हैं? सिनेमा को साईफाई क्यों कहते हैं? सर साई-फाई का फुल फॉर्म तो साइंस फिक्शन होता है ना? हाँ तो हाँ ठीक है, गुड। तो सिनेमा को साइंस फिक्शन क्यों कहते हैं? सर वो रिफ्लेक्ट करता है तो वही साइंस का रूल फॉलो होता है, इस वजह से शायद। ठीक है, जैसे सिनेमा में भी जैसे कुछ चीज दिखाते हैं ना, तो जी उसके पीछे भी साइंस को लेकर चलते हैं ना। जी सर। जैसे स्पाइडरमैन मूवी है ना, जी सर। हिंदी में मकड़िया मैन ना। तो मकड़िया मैन जो पिक्चर है तो उसमें क्या होता है, देखिए मकड़ी का रेशा सबसे मजबूत होता है कि नहीं? जी सर। प्राकृतिक रूप से सबसे मजबूत रेशा कौन है? मकड़ी का। इसी दूसरी चीज क्या है, रेशा उसके शरीर से निकलता है, इसलिए देखिए चलने से पहले वो हाथ पहले उठाता है, फिर वो रस्सी को टांग देता है, तो सबसे मजबूत रस्सी है, इसका मतलब उस रस्सी से कहीं भी आ जा सकता है। तो साइंस ही तो यूज कर रहा है। थोड़ा अपने वाले मुद्दे पर आ जाए। जैसे पुरानी फिल्में देखो 70s 80s में चले जाओ, 85 तक चले जाओ, तो उसमें क्या होता था कि जैसे अब मैसेज वैसेज करने का तो मौका रहता नहीं था, ऑनलाइन बात करने का भी मौका नहीं होता था। अब लड़का लड़की मिलने गए हैं, जंगल में गए हैं, हाँ, अब जंगल में गए हैं, थोड़ा इधर उधर कोई हट गया परेशान करने के लिए। अब उसमें क्या होता था कि साइंस को यूज करते थे। वो एक बार हीरो चिल्लाएगा, क्या कोई भी लड़की का नाम लिया, उसने चिल्लाना शुरू किया, जैसे रेशमा, तो आप ध्यान से देखिए कि उस फिल्म में फिर इको एक क्रिएट करते थे, कहते थे क्या, रेशमा 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 रेशमा, फिर उसकी स्लो होती थी आवाज ना। तो वो आवाज स्लो क्यों होती थी और कई आवाज क्यों निकलती थी? क्यों साक्षी, कई आवाज क्यों दिखा देता था पिक्चर वाला? पता है। पता नहीं है, अरे साइंस वालों को पता सर नहीं। ये तो पहाड़ी इलाकों में होता है कि आवाजें गूंजती हैं। हाँ तो क्यों पूछते हैं? सर टकरा के, पहाड़ होते हैं उनसे टकरा के। तो वही बात तो पढ़ने जा रहे हो हम, तो इसीलिए इस सब चीज को आपको जोड़ रहे हैं ना। ध्वनि का परावर्तन क्या है कि ध्वनि ना, यहाँ पर दो मीडियम नहीं है, मीडियम क्या है, एक ही है, मीडियम में कोई अंतर नहीं। तो जब अपने ही मीडियम में और किसी परावर्तक तल से टकरा करके और वो ध्वनि वापस आ जाती है, अपने ही मीडियम में टकरा करके वापस आ जाती है, तो इस क्षमता को परावर्तन की क्षमता कहते हैं। अब अगर ये टकरा की जो आवाज आ रही है, तो अगर कई परावर्तक तल होंगे तो आवाज भी कई आएगी। तो जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कई परावर्तक तल मिल गए तो आने वाली आवाज भी देखिए कई हो जाती है। तो ध्वनि का परावर्तन है क्या? ध्वनि जब अपने ही माध्यम में किसी परावर्तक तल से टकरा करके वापस आ जाती है, तो इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन होगा, जो ये ध्वनि वापस लौट के आएगी, तो इसी ध्वनि को क्या कहते हैं? इसी ध्वनि को पराध्वनि कहते हैं, इसी को इको कहते हैं। लेकिन इस इको के बीच में, इन दोनों के बीच में मिनिमम दूरी कितना रहना चाहिए? 16.6 मीटर या अप्रोक्स 17 मीटर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ये दूरी एस हो गई, ये भी दूरी एस हो गई, 2s हो गया, 332 कानों पर ध्वनि रहती है 1/10, ये 33.2, यही
16 या 17 मीटर का दूरी, दोनों के बीच में 17 के बीच की दूरी लगभग होनी चाहिए। तो ये परावर्तन क्या है? ध्वनि जो अपने ही किसी माध्यम में टकरा करके, अपने ही किसी माध्यम के परावर्तक तल से टकरा करके वापस आ जाती है, तो इस घटना को परावर्तन, इस ध्वनि को पराध्वनि या इको के नाम से जाना जाता है। थोड़ा लिखिए तो, ध्वनि की परावर्तन की क्षमता। ध्वनि जब अपने ही किसी माध्यम में, अपने ही किसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। लौट कर आई ध्वनि को परावर्तित ध्वनि या इको कहा जाता है। मूल स्रोत तथा परावर्तक तल के बाद, मूल स्रोत तथा परावर्तक तल के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी, होनी चाहिए। ध्वनि में अपवर्तन की विशेषताएं।
अपवर्तन की विशेषताएं। चलिए बस कल इतना रहने, कल फिर अपना आगे बढ़ाएंगे। 7 बजे फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, उसमें हम लोग राज्यों का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसको किसी को क्लास करना हो तो अपना कर सकता है। 7 से 8:30 को क्लास अपनी चलेगी। कल फिजिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मनीष कॉपी निकलवा लीजिएगा।